8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने की तैयारी, पड़ोसी देशों को न्योता। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। आप ने हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने की मांग की। सीएम योगी की बड़ी बैठक आज, सभी आला अधिकारियों को किया तलब, हर एक विभाग के काम की करेंगे समीक्षा। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय, चुनावी प्रदर्शन होगा पैमाना। दिल्ली हाई कोर्ट का आम आदमी पार्टी को नोटिस, 15 जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। आप ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होगी भारी बारिश, 10 दिन में एमपी में मानसून आने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर एनडीए दल के नेता चुने गए मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी की होगी शुरुआत। 8 को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तो 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे निमंत्रण। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे निमंत्रण। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को भेजा न्योता। राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर पीएम ले सकते हैं तीसरी शपथ। नई दिल्ली से खबर, जहां एनडीए दल के नेता चुने गए मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नायडू, नीतीश सहयोगी दलों के नेताओं ने सौंपा समर्थन पत्र। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को भेजा न्योता। राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री ले सकते हैं तीसरी शपथ। तो एनडीए दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, उसके बाद 7 जून को एक अहम बैठक की बात सामने आ रही है, जिसके बाद 8 जून को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और साथ ही जानकारी ये भी है कि इस दौरान, शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान, जो पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें भी निमंत्रण भेजा जाएगा। तो इस बार शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास होने वाला है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां उनके अगुवाई में शुरू कर दी गई हैं और वो एनडीए के नेता चुने जाने के बाद अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई वैसा संकट नहीं आ रहा है जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा है। एनडीए को जो बहुमत मिला है 243 सीटों के साथ, अब एनडीए के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तो अपनी पूरी कैबिनेट इस्तीफा सौंपा था और कल शाम 1:30 शाम राष्ट्रपति भवन में
पूरी कैबिनेट को विदाई समारोह के तहत रात्रि भोज भी दिया गया था। अब बात करते हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री अगली बार तीसरी बार के लिए शपथ लेंगे, तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से खुद फोन पर बात करके उनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के निमंत्रण दिया गया, उसमें स्वीकार कर। इसमें आपको बताते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वो तीसरी बार होने वाले एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका को भी निमंत्रण दिया गया, तो वहां से निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रतन विक्रमसिंघे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री वेरिक तमान ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और एक और देश का भी नाम आ रहा है कि मॉरिशस से भी वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अभी 1-2 देशों के और भी नाम बढ़ सकते हैं, उन पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार संपर्क चल रहा है और वहां से नाम अभी निमंत्रण स्वीकार होने को कंफर्मेशन आ सकते हैं। अब बात रही है कि 8 जून को जो एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, इसमें जो इनके सहयोगी दल हैं उनकी संख्या जो वर्तमान में है 293 सीट जीतने के साथ जादुई आंकड़ा जो बहुमत का 273 उसको पार करके सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी एक और अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर निर्दलीय सांसदों से और कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है और जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो लिहाजा कुछ एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है। और यहाँ तक भी अंदर से सूचना आई है कि करीब 10 ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जिन सांसदों से अमित शाह की बात होने की बात बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चल रहा है, तो एनडीए का कुनबा अभी और बढ़ सकता है। तो एनडीए का शपथ ग्रहण होगा, यानी प्रधानमंत्री उसके नेता के तौर पर जब शपथ लेंगे जी, तो अब देखना होगा कि एनडीए का कुनबा हो सकता है तब तक और बढ़ जाए। यानी कि देखा जाए तो एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि गृह मंत्री लगातार निर्दलीय सांसदों के जो है कांटेक्ट में है और उनसे कहीं ना कहीं एनडीए के कुनबे में जुड़ने के लेकर के बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को चुना है अपना नेता और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली के पानी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के पानी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। हरियाणा और यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने को कहें। आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका की गई थी, या जहां पर हरियाणा और यूपी इन दोनों ही राज्य से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग करती नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। हरियाणा और यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने को कहे।
कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने याचिका की थी। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लगातार दिल्ली में जल संकट गहराता चला जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। आज इस पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आज पानी छोड़ने वाली याचिका पर सुनवाई की जानी है। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पानी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का भी आदेश दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जल संकट गहराता चला जा रहा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दी थी, जहां पर हरियाणा और यूपी इन दोनों राज्यों से ज्यादा पानी की मांग की गई थी। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो इस आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करेगा, तो इससे दिल्ली वासियों को पानी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है? को लेकर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब 31 मई को आम आदमी पार्टी या कह सकते हैं दिल्ली सरकार के तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी और उसमें कहा था कि यमुना में हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाए ताकि दिल्ली के संकट को दूर किया जाए। उसमें जल बोर्ड की तरफ से एक और चीज बड़ा फैक्ट के साथ दिया गया था कि दिल्ली में वर्तमान में 129 करोड़ गैलन की पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली के पास इस समय मुश्किल से करीब 97 करोड़ गैलन पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है, जो वो दिल्ली जनता को सप्लाई कर रहे हैं। इस लिहाज से उन्होंने कहा था कि पानी को संकट दूर करना दिल्ली में बेहद जरूरी है, इसलिए हरियाणा को कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे कि 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत दिल्ली के लिए उसकी पूर्ति की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अर्जी स्वीकार करते हुए इस पर आदेश दिया था कि अपर रिवर जो बोर्ड है, अपर यमुना रिवर बोर्ड दिल्ली में है, उस बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए कहा था और कहा था कि 5 जून तक बैठक करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य तय करें कि दिल्ली को सप्लाई देना है और कितनी वो सप्लाई ज्यादा दे सकते हैं। इसके बाद अपर यमुना रिवर बोर्ड में हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और दिल्ली है और केंद्र सरकार है। 4 उसमें बॉडी है जो इस बोर्ड में शामिल है। केंद्र सरकार भी शामिल है, हरियाणा सरकार शामिल है, हिमाचल प्रदेश सरकार शामिल है और दिल्ली सरकार। उन्होंने कहा था इन सब की बैठक करिए और बैठक के बाद तय करिए कि दिल्ली में जो पानी का संकट है उसको कैसे दूर किया जाए। फिलहाल इनको लेकर बैठकें हुई, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जैसा दिल्ली जल बोर्ड चाहता है उसको 129 करोड़ गैलन पानी रोजाना मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में करीब 97 करोड़ गैलन ही पानी मिल पा रहा है। और लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और उस दौरान इस पर दलील रखी जाएगी। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहेंगे और वो दलील रखेंगे पानी की जरूरत है, इसलिए इसको पानी पर तत्काल हरियाणा से छोड़ने का आदेश दिया जाए और यमुना में जल स्तर बढ़े ताकि दिल्ली के लोगों को पानी की सप्लाई की पूर्ति की जाए। क्योंकि दिल्ली में पानी का संकट इस तरह से छाया हुआ है क्योंकि पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और जब वहां टैंकर से पानी सुबह पहुंचता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग टैंक, बाल्टी, डिब्बे सब लेके कतार में लग जाते हैं और 100 लोगों की भीड़, 200 लोगों की भीड़ वो टैंक के पास उपस्थित रहती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली में पानी का संकट बहुत ज्यादा है और पानी का संकट ज्यादा होने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट से कोई पॉजिटिव फैसला जरूर आ सकता है और दिल्ली की जनता को कोई राहत जरूर मिल सकती है। अब अवंतिका। बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि अपर यमुना रिवर बोर्ड करके उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में क्या कोई फैसला नहीं निकल कर सामने आ पाया है? और जैसे कि आपने जानकारी दी कि बोर्ड में कई सारे जो राज्य हैं वो भी शामिल हैं, तो क्या सिर्फ हरियाणा की तरफ से ही दिल्ली को सप्लाई की जाएगी पानी की, या फिर यूपी से भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है पानी की सप्लाई करने के लिए? देखिए, आपको बताता हूं कि जब 31 मई को दिल्ली जल बोर्ड यानी दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, तो उस दौरान ये आदेश दिया गया था कि 5 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है उसकी एक बैठक को उसमें तय किया जाए
कि पानी दिया जाए। उसमें यह भी कहा गया था कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली को सप्लाई पानी की करते हैं। जब दिल्ली को जरूरत पड़ती है तो उनसे कहा गया था कि दोनों आप पानी की सप्लाई करें। उसके अलावा जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और केंद्र सरकार शामिल है, वो भी बैठक करें। तो लेकिन उसमें अब तक पानी के संकट को दूर करने का समाधान नहीं निकल पाया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आज जो सुनवाई होगी उसमें दिल्ली से पानी के संकट को दूर करने पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली को जल संकट जो है दूर होने की जो उम्मीद है वो भी जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जिस तरीके से दिल्ली में पानी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के हरियाणा और यूपी से पानी की मांग की जा रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा से रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश 15 जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। 15 जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है आम आदमी पार्टी का ऑफिस। आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मिला है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून तक दिल्ली का पार्टी ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है आम आदमी पार्टी ऑफिस। आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, 15 जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है आम आदमी पार्टी ऑफिस। आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। पंद्रह जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है आम आदमी पार्टी का ऑफिस। आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। 15 जून तक दिल्ली का पार्टी ऑफिस आम आदमी पार्टी को खाली करना होगा। आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जहां पर आम आदमी पार्टी को 15 जून तक अपना पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली का जो पार्टी ऑफिस है वो खाली करने का आदेश दिया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी राउज एवेन्यू क्षेत्र में आता है और राउज एवेन्यू क्षेत्र का वो ऑफिस जहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय चल रहा है वो दिल्ली हाई कोर्ट को जमीन आवंटित है। वहां दिल्ली हाई कोर्ट अपने कब्जे में लेकर कुछ काम करना है या वहां पर उनको कोई निर्माण कार्य कराना है, तो दिल्ली हाई कोर्ट को जमीन आवंटित है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण करके रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो आम आदमी पार्टी ने अपना वहां पक्ष रखते हुए कहा था कि उनको ये जमीन 2015 में आवंटित की थी, उसके आधार पर वो कार्यालय वहां पर खुला हुआ है और ये जमीन कार्यालय के नाम आवंटित है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित जमीन पर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के समय जब लोकसभा चुनाव से पहले जब ये मामला वहां पर चल रहा था तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि ये राष्ट्रीय पार्टी उनकी बन चुकी है, इसलिए उनको पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश जो दिया गया है वो मानने को तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनको कोई दूसरा कार्यालय आवंटित कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव जब तक लोकसभा का चल रहा है
तब तक आपको पार्टी कार्यालय खाली नहीं करना होगा। चुनाव आप वहां से निपटा लीजिए। अपना पूरा चुनाव निपटने के बाद 15 जून तक आप इस कार्यालय को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो राउज एवेन्यू दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली पर बंगला है जिसमें आम आदमी पार्टी का कार्यालय चल रहा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से अब आवंटित है। इसलिए इसको जुडिशरी को अपना आवंटित जमीन पर कोई काम कराना है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट से मिली नोटिस के बाद ये तय कर लिया है कि इस बंगले को खाली कर देंगे और दिल्ली हाई कोर्ट को सुपुर्द कर देंगे। फिलहाल ये मामला एक और इसमें पेच फंसा हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय बनाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर हरियाणा पर फरीदाबाद के पास बदरपुर में एक क्षेत्र अलॉट किया गया है कि आप यहाँ अपना पार्टी कार्यालय का निर्माण करा सकते हैं, बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी ये कहना है कि जो सभी पार्टी कार्यालयों को जहां पर जमीन आवंटित की गई, मुझे भी वहीं आवंटित किया जाए, क्योंकि यहाँ से बदरपुर करीब 25-30 किलोमीटर के आसपास है और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर बाहरी क्षेत्र में, वहां पर हमारे पार्टी कार्यकर्ता, नेता, मीडिया और तमाम लोग हमसे जनता संपर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं जहां पर कांग्रेस को कार्यालय मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, जनता दल यूनाइटेड को मिला है और तमाम और राजनीतिक दलों को वहां पर पार्टी कार्यालय मिला हुआ है, उसी क्षेत्र में यानी राउज एवेन्यू क्षेत्र में मुझे भी कोई नया जमीन आवंटन किया जाए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार कानून के तहत जो दिल्ली विकास बोर्ड है, जो भूमि विकास बोर्ड है, जो भूमि को आवंटित करता है, आप वहां जाइए अपने सादे कागज दस्तावेज के साथ और राष्ट्रीय पार्टी होने का हवाला देकर और उनके दस्तावेज लगाकर दिल्ली भूमि विकास से आप अपनी नई जमीन का आवंटन कराइए। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट के नाम आवंटित बंगला है उसको तत्काल खाली कर दीजिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून का समय दिया था और कहा था चुनाव निपटा लीजिए। अब इसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अब नोटिस थमाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 15 जून तक खाली करना है, लिहाजा आप इस बंगले को खाली कर दिए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो 15 जून तक अब हर हाल में आम आदमी पार्टी को अपना दिल्ली का पार्टी कार्यालय है वो खाली करना होगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस स्थित है जिसे खाली करने के लिए हाईकोर्ट ने 15 जून तक का समय दिया है। इसी बीच आपको दिखा देते हैं जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया है ट्वीट। यूपी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का संदेश। एक्स पर ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने दिया संदेश। प्रियंका ने लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते देखा है। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन आपको प्रताड़ित किया गया। आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। बात बात नजरबंद किया गया, लेकिन आप डरे नहीं। यूपी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का संदेश। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये संदेश पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नजरबंद किया गया। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार ने की है 3 मंत्रालयों की डिमांड। नीतीश ने की है जेडीयू के लिए 3 मंत्रालयों की डिमांड। रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की उठाई मांग।
सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार ने की है 3 मंत्रालयों की डिमांड। नीतीश ने की है जेडीयू के लिए 3 मंत्रालयों की डिमांड। रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की उठाई है मांग। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने की है 3 मंत्रालयों की डिमांड। नीतीश ने जेडीयू के लिए 3 मंत्रालयों की डिमांड की है। रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की उठाई है मांग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो बीते दिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और जेडीयू और टीडीपी की ओर से सहमति जताई गई, समर्थन दिया गया, और उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेडीयू ने 3 मंत्रालय मांगे हैं, रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग की है। बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी जादुई आंकड़ा 272 का केंद्र सरकार में नहीं मिलता है, तो सहयोगी दल उस पर दबाव बनाने के लिए और उस पर प्रेशर बनाए रखने के लिए लगातार मंत्रालयों की मांग करते हैं। जेडीयू और टीडीपी ऐसी 2 पार्टियां हैं जिनके नेता, चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार हों या फिर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों पुराने माहिर खिलाड़ी हैं इस राजनीति के, और केंद्र में कई बार वो एनडीए के साथ पहले भी रह चुके हैं और अच्छे अच्छे मंत्रालय भी वो ले चुके हैं। तो लिहाजा इन सबको उस तरह से तोल मोल करना है कि नाप तोल के लेना है कि कौन सा पार्टी कितने मंत्रालय मांगती है। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, तो रेल पर वो जरूर दावा ठोकेंगे। कृषि मंत्रालय भी किसानों के मुद्दों को लेकर भुनाना चाहते तो उसको जरूर मांगना चाहेंगे जी। और एक ऐसा मुद्दा भी है जो दूसरा मंत्रालय भी वो मांग सकते हैं। लेकिन अगर टीडीपी की बात की जाए तो अंदर खाने ये खबर मिली है कि वो पीडब्ल्यूडी सड़क परिवहन मंत्रालय मांग रहे हैं, जो आज के दौर में उसको नितिन गडकरी संभाल रहे थे और हाईवे एक्सप्रेस वे के मामले में उन्होंने काफी अच्छा कीर्तिमान कायम किया है बनवाने में। तो लिहाजा टीडीपी भी प्रेशर बनाने के लिए इन मंत्रालयों की मांग कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने प्रेशर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार बनेंगे तो कितना प्रेशर उनके ऊपर होगा। क्या वैसे ही वो सरकार चलाएंगे जैसे 2014-2019 में उन्होंने सरकार चला, अपने मन मुताबिक चलाई, जिसको जो चाहा वो मंत्रालय दिया, जिसने जो मंत्रालय मांगा उसको नहीं दिया, जब जिसको चाहा उसको निकाल दिया। तो अब वो स्थिति नहीं है। तो इसमें अभी और राजनीति में इस तरह की और डिमांड बढ़ेगी और दबाव बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए सहयोगियों को अपने साथ जुड़े रखने के लिए उनके मन मुताबिक उनको मंत्रालय या फिर ज्यादा मंत्रालय भी दिए जाएंगे कि जब अगर उनको भारी भरकम मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय अगर नहीं मिलता है तो सहयोगियों को छोटे छोटे मंत्रालयों की संख्या बढ़ाकर कई उनके सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर फिलहाल मिल रही है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ जो फैसला है वो लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीतीश ने जेडीयू के लिए 3 मंत्रालयों की डिमांड की है, जिसमें मुख्य तौर पर रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय शामिल है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई अचानक मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई अचानक मुलाकात, चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन की हुई मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई अचानक मुलाकात। एनडीए की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू आए थे। इंडिया की बैठक में शामिल होने स्टालिन आए थे। तो खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन की हुई मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। एनडीए की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू आए थे। इंडिया की बैठक में शामिल होने स्टालिन आए थे।
चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन की हुई मुलाकात, दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक हुई मुलाकात। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू आए थे और वहीं INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए स्टालिन दिल्ली आए थे। और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक होनी है। सभी आला अधिकारियों को सीएम ने किया है तलब। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया। सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक। इस बैठक में सभी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने किया है तलब। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को किया गया है तलब। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को मुख्यमंत्री ने किया है तलब। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है और वहीं सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बैठक होनी है जिसमें तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया है और साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री सभी अफसरों को एक अलग अंदाज से डील करने वाले हैं। इसका क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है? और देखिए बंदिता, तकरीबन 4 महीने से मुख्यमंत्री ने किसी भी अधिकारी को, किसी भी अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को किसी भी काम के लिए उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन अब जब चुनाव पूरा हो चुका है तब कामकाज का ब्यौरा जो है उनको तलब किया गया है कि उन्होंने अपने विकास के मायनों में कितना क्षेत्र में बदलाव किया, न सिर्फ अलग अलग विभागों में बल्कि ऑल ओवर जितने भी लगभग 19 से 22 विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश में, उनके जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हो या फिर अपर मुख्य सचिव हो, उन सभी को कामकाज के ब्यौरे के साथ इसलिए तलब किया गया है कि ताकि जो चुनाव के दौरान उन्होंने जो चुनाव की जो रैलियां की है, उन्होंने तमाम दावे किए थे, उन्होंने तमाम विकास को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के दावे कर रहे थे, तो आखिरकार बीच में उन चीजों का इम्प्लीमेंट बीच में हुआ कि नहीं हुआ। एक बात अलग है कि आचार संहिता लगी हुई थी, उस वक्त कोई नए काम नहीं हो सकते थे, लेकिन बिजली जैसे जो एक बहुत बड़ा एक शिकायत मिल रही थी कि इस गर्मी के दौरान जो बिजली का जो संकट है वो बड़ा गहरा आया, तो बिजली की सबसे बड़े पहले समीक्षा होगी कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ हुई, जनता में रोष कहाँ हुआ। और शायद जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की जो हार है 62 सीटों से सीधे नीचे लग करके आना और सिर्फ 33 सीटें बीजेपी के हाथ लगना, तो कहीं ना कहीं जनता में एक बहुत बड़ी खामोशी थी, उसमें देखने को मिली है, जो रोष था वो देखने को मिला है। और उसी को लेकर के ये कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा नाराज जरूर है, क्योंकि जिन जिन जिलों में, जिन जिन लोकसभा सीटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने गए, वहां पर जो उनके प्रतिनिधि मिले, वहां पर कुछ जो स्थानीय लोग मिले, उन्होंने अलग अलग चीजों को लेकर शिकायत की। मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में देखा गया तो स्थानीय जो मुद्दे थे, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो या फिर किसी और तरीके की समस्या हो, उन सभी को लेकर के जनता जो था वो थोड़ी नाराज थी बीजेपी से। और इसी को लेकर के उन्होंने नोट डाउन किया है सारे पॉइंटर की जब सभी अधिकारी आएंगे सभी विभागों के, तो उनको उनसे पूछा जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि आखिरकार जब इतने सालों की सरकार हो गई तो उन गाँव में या उन इलाकों में इस तरीके के काम क्यों नहीं हुए। तो एक अलग अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखने को मिलेंगे जब वो अफसरों के सामने बैठक करेंगे, वो तलब करेंगे सारी चीजें। और अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव चूंकि सारे विभाग के कर्ता धर्ता होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो सीधे सीधे उनसे 1 to 1 मुख्यमंत्री करेंगे। क्या आखिरकार तथ्य कहाँ पहुंचे इसको लेकर के बात करेंगे। मंत्रियों को आप हटा दीजिए, मंत्रियों को आप सीधे सीधे बहुत ज्यादा लेना देना मुख्यमंत्री नहीं रखे और उनसे साफ कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं जिनके कमांड में सारी चीजें रहती है, उनके साइंस से सारे काम होते हैं, वो सारे डायरेक्शन देते हैं, तो वो आखिरकार किस अपनी जिम्मेदारियों से चुके हैं। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में सारे अधिकारी जो है
चाहे वो अपर मुख्य सचिव हो या मुख्य सचिव हो, सभी जब मुख्यमंत्री के सामने बैठेंगे तो क्रॉस 1-to-1 होगा और मुख्यमंत्री के सामने जो भी एक अपना एक प्रेजेंटेशन रखेंगे उसको लेकर के मुख्यमंत्री चेक करेंगे। और जरूर ये देखा जा सकता है कि चुनाव के बाद इतने बहुत दिनों बाद जो बैठक होगी उसमें एक कड़ा रुख देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और फैसला उनके हाथ में हुआ कि आखिरकार जिसकी कार्यशैली बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी शिकायतें बहुत ज्यादा है, उसको उनके पद से अलविदा किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जो ये बैठक हो रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण रूप से जरूरी मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। लगभग कुछ टाइम बाद ये बैठक की जा रही है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे थे और आचार संहिता के कारण ये बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज तमाम आलाधिकारी को सीएम ने तलब किया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर सीएम योगी आज से करेंगे जनता दर्शन। चुनाव के बाद पहला जनता दर्शन कार्यक्रम, जनता की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी करेंगे सीएम। चुनाव के बाद पहला जनता दर्शन कार्यक्रम, जनता की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी करेंगे सीएम। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता दर्शन कार्यक्रम रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे जनता दर्शन। चुनाव के बाद पहला जनता दर्शन कार्यक्रम, जनता की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बरस रहे बदरा। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बरस रहे बदरा। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो इतने दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके बाद अब जाकर कहीं बारिश हुई है और मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम बनने की संभावना है? कि जो तेज हवाएं हैं, बूंदाबांदी है और जो बिजली की गरज चमक है वो देखने को मिलेगी, लेकिन कल के बाद से मौसम फिर थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुछ इलाकों में लू जरूर चलेगी, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वो समय होगा 10 तारीख तक का, और 10 जून तक ये लगभग गर्मी का जो सीजन है वो बरकरार रहेगा। कल रात से जिस तरीके से मौसम बदला है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासतौर से लखनऊ में अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी हुई, कई इलाकों में देखा गया गरज चमक हुई और पूरा ठंडी का माहौल हुआ। जो नौतपा तक जो गर्मी भीषण रखती रही, कई लोगों की उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौत हो गई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी हो। भीषण ज्यादा इतनी गर्मी थी कि लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि थोड़ी राहत इसमें जरूर मिलनी चाहिए। जब लोगों की खासतौर से जान जाने लगे और नौतपा जैसे ही परसों खत्म हुआ उसके बाद से देखा गया कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से कुछ कुछ जगहों में, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राहत देखने को मिली। और कल जिस तरीके से रात में जो आंधी पानी के आसार थोड़े बहुत देखने को मिले थे वो लगातार आज के 2 दिन तक बने रहेंगे। और कई इलाकों में जरूर ये देखा जा सकता है कि बारिश होती है और इससे ज्यादातर जो फायदा है वो किसान को मिलेगा। और जब ये 7 तारीख बीतेगी तो 7 तारीख के बाद से फिर जो है वो गर्मी फिर वापस हो जाएगी और गर्मी का जो नियंत्रण है फिर थोड़ा बढ़ेगा 1-2 दिनों के बाद में। तो मौसम विभाग के अनुमान यही लगा है कि लोग इस बहरती मौसम में ना आए। जिस तरीके से वो अपना रखरखाव कर रहे थे जब घर से निकलते थे रोजाना किसी भी काम को लेकर के, तो वो घर की बरकरार सोच के ही निकले, घर से पानी लेकर के निकले और किसी तरीके की कोताही न बरते मौसम को देख करके, क्योंकि मौसम अचानक से बदलता है। और ऐसे में अगर आप ये सोच के निकल रहे हैं कि तेज धूप नहीं है, बहुत ज्यादा नाट नहीं है, तो आप फ्री होकर के निकले, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी सावधानी, जो अपनी चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए घरों से निकले। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में जो मौसम का जो मिजाज है वो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा सही है, लेकिन आने वाले समय में फिर मौसम जो है वो
हुआ और गर्म होगा। जी। और आने वाले समय में तूफानी जो चीजें हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खासतौर से पूर्वांचल में और मध्य में, वो जरूर देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ जिलों में कल से दोबारा से वापस से गर्मी जो है बढ़ने वाली है और करीब 10 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर रायबरेली मौसम में ने ली करवट। रायबरेली में मौसम ने ली करवट। सुबह से झमाझम बारिश हुई शुरू। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। किसानों को भी बारिश से मिलेगा फायदा। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। खबर फतेहपुर से आपको बताते हैं, जहां पर खनन माफिया ने ली महिला की जान। अवैध मिट्टी खनन के दौरान महिला की हुई मौत। अवैध मिट्टी खनन के दौरान महिला की हुई मौत। बिजली के खंभे से टकराया अनियंत्रित ट्रैक्टर। खंभा गिरने से महिला की हुई मौत। आपको बता दें कि खंभा गिरने से महिला की हुई मौत। और वहीं पुलिस की जानकारी से हो रही है अवैध खनन। पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। बकेवर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको फतेहपुर से बताते हैं, जहां पर खनन माफिया ने ली महिला की जान। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर छात्रवृत्ति घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हाइजिया कॉलेज के भवनों को ईडी ने किया जब्त। हाइजिया कॉलेज के भवनों को ईडी ने किया जब्त। कॉलेज के जब्त भवनों की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक 41.13 करोड़ रुपए की संपत्ति हो चुकी है जब्त। छात्रवृत्ति घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें हम राजधानी लखनऊ से, जहां पर हाइजिया कॉलेज के भवनों को ईडी ने किया जब्त। कॉलेज के जब्त भवनों की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक 41.13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। रायबरेली से खबर, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत का आरोप। लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत का आरोप। पेट दर्द बुखार का इलाज करने पहुंचे थे परिजन। पर्चा बनाने में लगा दिया आधा घंटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में देरी का लगाया आरोप। इलाज में देरी से 1 साल की मासूम ने तोड़ा दम। मासूम बच्ची का शव कंधे पर लेकर रो रहे परिजन। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का पूरा मामला। खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत का लगा आरोप। पेट दर्द बुखार का इलाज करवाने पहुंचे थे परिजन। परिजनों के अनुसार पर्चा बनाने में लगा दिया आधा घंटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में देरी का लगाया आरोप। पुलिस मुठभेड़ के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में मारा गया बिहार का इनामी बदमाश। तो पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़ में मारा गया बिहार का इनामी बदमाश। मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। यूपी एसटीएफ बिहार एसटीएफ के ऑपरेशन में हुई बड़ी गड़बड़ी। मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। यूपी एसटीएफ बिहार एसटीएफ के ऑपरेशन में हुई बड़ी कार्रवाई। बदमाश पर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी और 2 दर्जन केस दर्ज है। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी इलाके में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। तो पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया बिहार का इनामी बदमाश। मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश।
यूपी एसटीएफ बिहार एसटीएफ के ऑपरेशन में हुई बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। यूपी एसटीएफ बिहार एसटीएफ के ऑपरेशन में हुई बड़ी कार्रवाई। खबर ललितपुर के थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम ननोरा का है, जहां 1.5 माह पहले नाबालिग लड़की को गांव के ही युवक और उसके परिजन पर भगा कर ले जाने का आरोप लगा है। लड़की की मां ने बताया कि गांव का रहने वाला युवक और उसके परिजनों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गए। आज 1.5 माह होने को है, लेकिन बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने 1.5 माह पहले शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस ने 1 हफ्ते पहले मामला दर्ज किया और नाम दर्ज आरोपियों को पकड़कर 1 घंटे बाद छोड़ भी दिया। पुलिस महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हिट एंड रन का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें सीतापुर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी इलाके में एक तेज रफ्तार दूध ले जाने वाली पिकअप के चालक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय दौड़ा दी। इसके कारण काफी दूर तक बाइक पिक के आगे ही फंसी रही। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पुलिस जांच कर रही है। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। लोगों ने घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सीतापुर जिला अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर फर्रुखाबाद के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जनपद न्यायाधीश संजय कुमार पृष्ठम द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार पृष्ठम, कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद, जेलर अखिलेश कुमार, डिप्टी जेलर अवनीश सिंह, वैभव कुशवाहा, सरोज देवी, कृष्णा कुमारी और कारागार के कर्मचारी और बंदियों द्वारा जिला कारागार परिसर में 50 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने, प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव अपनी बेटी अदिति के साथ विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पहुंची। मंदिर में सेवायतों ने डिंपल को दर्शन पूजन कराया और डिंपल यादव और अदिति को पुण्य और प्रसादी भी दी। डिंपल यादव ने कहा कि बहुत दिनों से मन में बरसाना आकर राधा रानी जी की दर्शन की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। हमने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और अयोध्या के लिए बहुत काम किए, लेकिन इनकी तरह प्रचार नहीं किया। अब जो भी रुके हुए कार्य हैं वो डबल गति से कराए जाएंगे। आज हम बरसाना आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले आ चुके हैं, लेकिन हमेशा से मन में था कि बरसाना आना है और मैं समझती हूँ कि राधा रानी जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ बरसाना आए हैं। अखिलेश जी जब आए थे उन्होंने यहाँ एक बहुत अप्रत्याशित घोषणा की थी रोपवे की, लेकिन वो रोपवे आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अब उसका काम पूरा होने पर क्या कहेंगे? उनकी योजना थी, उसको बीच में रोक दिया गया है। मैं समझती हूँ अगर, क्योंकि यह मौका नहीं है, क्योंकि हम दरबार में माता रानी के आए हैं, तो इन सब बातों पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सेवा की थी उन्होंने, संकल्प लिया था। लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमने वृंदावन के लिए करे, बरसाना के लिए करे, अयोध्या के करे, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं कर पाए। तो मैं सभी देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि समय आने पर जो कार्य जो रुके हुए हैं उनको डबल गति से कराया जाएगा, पूरा कराया जाएगा।
और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का